तो स्टूडेंट्स कर लिया ना आईटीसी रिवीजन का पार्ट 1 एंड 2? यस सर, वो पार्ट कर लिया। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आईटीसी रिवीजन का पार्ट 3। आई होप आप जितना अटेंशन पार्ट 1 एंड 2 को दिए होंगे उससे ज्यादा अटेंशन पार्ट 3 को दोगे, क्योंकि नॉर्मली हमारा माइंड कैसा होता है, शुरुआत जब करते हैं तब बहुत अच्छा जोश और जुनून होता है, लेकिन धीरे 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 हम ढीले पड़ जाते हैं। पार्ट 3 में ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें भी है यहां पर, इसी वजह से कह रहा हूं। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन 18 रीड विद एप्लीकेबल रूल से। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी या क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब लॉ कुछ स्पेशल केसेस में भी आपको आईटीसी देगा। कब कब देगा? सबसे पहले सेक्शन 18 सबसेक्शन वो कहता है फॉलोइंग पर्संस, मतलब नीचे 4 केस पढ़ाऊंगा, वो पर्संस को एंटाइटल हो जाएंगे वो आईटीसी लेने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कंटेंट इन सेमी फिनिश फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। मतलब आपने कोई सप्लायर से इनपुट खरीदा है उसका आईटीसी, या फिर वो इनपुट वैसा का वैसा नहीं है, सेमी फिनिश में घुस गया या फिनिश गुड्स में घुस गया है, बट वो सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स अभी आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो उस इनपुट का या वो इनपुट सेमी फिनिश फिनिश गुड्स में घुसा हुआ है उसका आपको लॉ कह रहा है हम आईटीसी दे देंगे। कब देंगे? आइए एक एक करके केस जानते हैं। पहला केस, a person who has applied for registration within 30 days from liable date and has been granted such registration। मतलब आज आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए तो आप यहां से 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी कर देती है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगे उस दिन से आपको आउटपुट टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लायबल होने के बाद हमको आउटपुट टैक्स देना ही पड़ता है। तो उसके पिछले दिन का आपके पास जो भी स्टॉक है आपको उसका आईटीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो मेरे साथ, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। तो यस, हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, तब स्टॉक हेल्ड ऑन डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब पिछला दिन, द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, जिस दिन आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन लायबल डेट मतलब उस दिन के पिछले दिन का आपको स्टॉक का लॉ कहता है हम आईटीसी दे देंगे। दूसरा केस जानिए, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब आप मुझे बताइए, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा कि नहीं, आउटवर्ड सप्लाई पे? यस सर, करना पड़ेगा। तो उस दिन के पिछले दिन का जो भी स्टॉक का लॉ बोलता है हम उसका आईटीसी दे देंगे। मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन से टैक्स पे करना है तो उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड केस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन सीजेज हो जाता है कंपोजिशन स्कीम में और रेगुलर स्कीम में चला जाता है, मतलब मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम के लिए आपका टर्नओवर लिमिट अप्लाई कर रहा है आपके केस में 1.5 करोड़ का, और आज आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो आप बताइए अब आप कंपोजिशन में रह सकते हैं क्या? नो सर, सर हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा है, जैसे ही टर्नओवर लिमिट क्रॉस होता है कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ता है, तो आप रेगुलर स्कीम में आ गए आप। तो जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में लायबल हुए उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी ले लो, वही कह रहा लो, द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। नेक्स्ट समझना, वेर एन एग्जेम सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई। समझाइए? यस सर समझा, एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल बन गई। लगता आप फोकस नहीं करते हैं। यहां लिखा हुआ एक रजिस्टर्ड पर्सन जो पहले से रजिस्टर्ड है उसकी एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल बनी है। फिर एक बार, एक रजिस्टर्ड पर्सन की एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल बनी है, ऐसा क्या हो? तब क्या होगा सर? तो जिस दिन आपकी सप्लाई टैक्सेबल बन जाएगी बताइए उस दिन आपको आउटपुट टैक्स पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, करना पड़ेगा। तो जिस दिन सप्लाई टैक्सेबल बनी उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा। द डेट फ्रॉम विच सच पर्सन बिकम्स सब सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। सर एक बार और रिकॉल करा दिए। चलो मैं 4 केसेस बताता हूं जहां पर स्टॉक का भी आपको आईटीसी मिलता है। पहला केस, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लायबल और 30 डेज में अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी ग्रांट हो जाता है, तो ध्यान से सुना, तो आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए और टैक्स पे करना है उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड केस, कंपोजिशन स्कीम से आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके पिछले दिन का स्टॉक का आप आईटीसी ले सकते हैं। थर्ड केस, अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं तो जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में लायबल होंगे उसके पिछले दिन का स्टॉक का आपको आईटीसी मिल जाएगा। और फोर्थ केस है आप रजिस्टर्ड पर्सन, आपकी एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल बन गई, तो जिस दिन एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल बने उस दिन के पिछले दिन का स्टॉक का आपको आईटीसी मिल जाएगा। बस यही है, इतना कुछ भी नहीं है। हाँ, लास्ट के 2 पॉइंट में थोड़ा सा फोकस एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों चाहिए अभी बताने भी वाला हूं। लास्ट के 2 पॉइंट में आपको थोड़ा सा फोकस एक्स्ट्रा चाहिएगा। क्यों चाहिएगा वो नीचे समझ आएगा। इन 2 पॉइंट में एक चीज समझ लेना, टैक्सेबल पर्सन पहले से ही रजिस्टर्ड है, चाहे कंपोजिशन में रजिस्टर्ड था और चाहे एग्जेम सप्लाई था तब वो रजिस्टर्ड था, बट लास्ट के 2 पॉइंट में वो पहले से रजिस्टर्ड, आप ये देख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, इन 2 पॉइंट के लिए ही है नोट नंबर 1। आपको लॉजिक भी क्लियर होगा कि देखो ये दोनों पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो लॉ कहता है ऐसे लोगों का अगर स्टॉक के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी पहले का लिया हुआ है तो उन हम कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी दे देंगे, जबकि फर्स्ट 2 केसेस में कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा।
कैपिटल गुड्स का आईटीसी फर्स्ट 2 केसेस में लॉ नहीं दे रहा है, नेक्स्ट 2 केसेस में दे रहा है जब आप पहले से ही रजिस्टर्ड थे, मतलब कंपोजिशन में रजिस्टर्ड थे, रेगुलर में गए या फिर एग्जाम सप्लाई थे तब रजिस्टर्ड थे और वो सप्लाई टैक्सेबल बन गई। उन 2 केस में लॉ कहता है आप, ध्यान से सुना, आप कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले सकते हो, बट कितना लोगे आओ बताता हूं। इन केस ऑफ सी एंड डी अबव, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स शैल आल्सो बी अवेलेबल एज रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आओ समझाता हूं इसको मैथमेटिकली। आप क्या करो, आपको जितना भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी अमाउंट है वो लिख दो, उसमें से माइनस करोगे आप, क्या माइनस करेंगे हम सर, 100 माइनस, मतलब टोटल कोई भी चीज ले लो उसका 100% टोटल होता है, तो 100 माइनस 5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट यूज, 5% करके डेप्रिशिएट करना है और जितना वैल्यू रिड्यूस करना है हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ आईटीसी है उतना आप क्रेडिट ले सकते हो। एग्जांपल देके समझाता हूं, 1 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स पर आईटीसी था सर, ठीक है, और 3.5 क्वार्टर आपने अभी तक उस कैपिटल गुड्स को यूज किया है पहले, और अब वो मान लो आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हैं, तब आप मुझे बताइए 3.5 क्वार्टर को मैं कितना लूं सर, 4 क्वार्टर लेना, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी फुल मानना है, ठीक है, 4 क्वार्टर, कितना परसेंट करके पर क्वार्टर का रेट है 5%, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया 20%, तो 100 में से 20% निकाल दो, 80%, 1 लाख का 80%, ध्यान से सुना, 1 लाख का 80% मतलब 80,000 का आप आईटीसी ले सकते। ओके सर समझा, तो आगे सुनो डिक्लेरेशन का पॉइंट, ये सिंपल है एकदम। आप अगर ऊपर के 4 केसेस जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, उन केसेस में अगर आप आईटीसी लेना चाहते तो आपको एक डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो उस आईटीसी को लेने के लिए, और वो डिक्लेरेशन के साथ साथ आपको कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आपका एग्रीगेट आईटीसी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी मिलाकर आपका क्लेम 2 लाख से ज्यादा का है। सर ये तो एकदम सिंपल है, शॉर्ट में बोले तो अगर हमको आईटीसी ऊपर के केसेस में चाहिए तो पोर्टल पर जाकर डिक्लेरेशन भी भरना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर एग्रीगेट आईटीसी का क्लेम 2 लाख से ज्यादा का है। लेकिन ये काम आपको कब तक करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ये एक्सटेंड भी हो सकता है कमिश्नर चाहे तो, फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी। जिस दिन आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वहां से 30 दिन में आपको ये काम करना है। फिर एक बार, जिस दिन आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो वहां से 30 डेज के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन भरना है, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर एग्रीगेट आईटीसी का क्लेम 2 लाख से ज्यादा का है। क्या डिक्लेरेशन होगा ये, कि मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हूं और मैं ले रहा हूं, बस हो गया। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट को बिल्कुल लाइटली नहीं लोगे, डबल स्टार। आईटीसी जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर पढ़ाया 18 सबसेक्शन 1 में, शैल नॉट बी अवेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इनवॉइस डेट। खेल ये है, अब मान लीजिए आप कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं, तो आप जिस दिन रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करने के लिए लायबल होगे उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी लोगे, यस सर, तो उस स्टॉक को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसा स्टॉक तो उसमें नहीं है जो इनवॉइस डेट से 1 साल जिसका पार हो चुका है, उन स्टॉक्स का आईटीसी नहीं देगा लॉ, ये कह रहा है लॉ। इसका मतलब ये हुआ, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बात है, इस पॉइंट को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो इग्नोर मत करना। ट्विस्ट का पॉइंट है, चुपके से आएगा रुला के चला जाएगा, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर देयर इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, मतलब आप अपने बिजनेस को किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं विद ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, मतलब अपनी लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप ही बताओ लो यहां क्या कहने वाला होगा कि ट्रांसफरर अपना आईटीसी का बैलेंस ट्रांसफरी को दे दे जो उसके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर सिंपल है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो अपना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस ट्रांसफरी को दे सकते हो आप। कैसे दोगे, पोर्टल पर जाकर फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 भरना होगा। ओके सर ये तो एकदम सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। एक काम अब ट्रांसफरर का बताऊंगा, दूसरा काम ट्रांसफरी का बताऊंगा। और ट्रांसफरर को सिर्फ इतना ही नहीं करना है, एक सर्टिफिकेट भी लेना है चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से, हो गया सर, उससे सर्टिफाई कराना है। और एक ट्रांसफरी को एक काम क्या करना है, वो अपने पोर्टल में जाकर इन डिटेल्स को एक्सेप्ट कर ले बस। चलो अब पूरा चीज एक बार और बोलता हूं, अगर आप अपना बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं विद ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, तो बिजनेस के अंदर जो भी जीएसटी का आईटीसी का अनयूटिलाइज बैलेंस आपका आ रहा है वो आप ट्रांसफरी को दे सकते हैं। और आपको इसके लिए फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 भरना होगा पोर्टल पर जाकर। और ट्रांसफरर को एक काम और करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना है इस चीज को सर्टिफाई कराने के लिए। और ट्रांसफरी को एक काम करना है, इन डिटेल्स को जाकर पोर्टल पर एक्सेप्ट कर ले। सर ये तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है नोट, अगर आप अपना आईटीसी को ट्रांसफर करें डीमर्जर या पार्शियल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में, तो कितना आईटीसी ट्रांसफर होगा। नहीं सर समझा, तो मतलब समझिए, आप अपना बिजनेस को पूरा ट्रांसफर नहीं करें, ट्रांसफरी को पार्शियल ट्रांसफर करें या ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो अब आप बताइए आपका आईटीसी पूरा थोड़ी आप उसको दोगे, प्रोपोर्शनेट ही दोगे। सर वो क्या होगा प्रोपोर्शनेट, लॉजिक लगाओ, आपको भी पता है। ऐसे तो सर हमारे हिसाब से जितना एसेट ट्रांसफर होगा उस रेशियो में आईटीसी भी ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप बताता हूं, पहले क्या करना है, नंबर 1
एग्रीगेट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, मतलब आपका पोर्टल पर जो अनयूटिलाइज आईटीसी का बैलेंस पड़ा उसको पहले टोटल कर लो, मतलब सीजी, एसजी, यूजी, आईजी सबको जोड़ लो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों को टोटल कर लो एक साथ, एक साथ, हाँ तीनों को एक साथ टोटल कर लिया। सर कर लिया, कैसे टोटल कर रहा है? स्टेट वाइज, हर स्टेट का अलग अलग टोटल लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आपका 3 जगह रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो मुंबई का अलग टोटल करोगे, कोलकाता का अलग और दिल्ली का अलग, तो ऐसे स्टेट वाइज टोटल कर लो। कर लिया सर एग्रीगेट आईटीसी का बैलेंस। अब क्या करना, फॉर्मूला लगा दो, वो एग्रीगेट आईटीसी मल्टीप्लाई एसेट जो ट्रांसफर हुआ उसको ऊपर लिखो, और टोटल एसेट जो आपके पास बिफोर ट्रांसफर था उसको नीचे लिख दो, आ जाएगा वैल्यू। ओके सर, हर स्टेट में आपको ऐसे ही करना है, बस इससे जो वैल्यू निकलेगी वो आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर को कैसे ट्रांसफर करना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की तरह। सर ये तो आप बता दिए, लेकिन कितना सीजी, कितना एसजी, कितना आईजी? लॉ कहता है ट्रांसफरर की जैसे मर्जी वैसे दे दे, चाहे तो पूरा सीजी दे दे, चाहे पूरा एसजी दे दे, चाहे पूरा आईजी दे दे, चाहे तीनों का कॉम्बिनेशन में दे दे, चाहे 2 का कॉम्बिनेशन में दे दे। ट्रांसफरर के पास सीजीएसटी का जितना बैलेंस है उसमें से वो चाहे जितना दे सकता है, वैसे एसजीएसटी का बैलेंस है उसमें से चाहे जितना दे सकता है, और वैसे आईजीएसटी का बैलेंस है उसमें से चाहे जितना दे सकता है। मतलब सीजी, एसजी, आईजी के बीच में लॉ ने कोई रोक नहीं लगाई, जैसे चाहे वैसे ट्रांसफर कर दो। लेकिन ट्रांसफर कितना करना वो हमने पहले निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। उतना अमाउंट आप चाहे सीजी दे दो, चाहे एसजी दे दो, चाहे आईजी दे दो, चाहे कॉम्बिनेशन में दे दो, लॉ को कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांसफरर की लिबर्टी है। अब एग्जांपल देके समझाता हूं, बेटर समझ आएगा। देखो क्या, मान लीजिए आपका स्टेट 1 का आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ है, सीजीएसटी का 3 लाख, एसजीएसटी का 3 लाख, आईजीएसटी का 4 लाख, टोटल कितना हो गया एक बार बताइए? सर 10 लाख का टोटल आईटीसी हो गया, तो 10 लाख में से मैं पहले तो ये निकालूंगा उसको मुझे देना कितना है, मल्टीप्लाई। अब देखो टोटल एसेट मेरे पास बिफोर ट्रांसफर 5 करोड़ का है, और एसेट मैंने उसको मान लीजिए ट्रांसफर किया 2 करोड़ का, तो सिंपल है 2 करोड़ डिवाइड बाई 5 करोड़ कर लेता हूं। तो मैं कितना आईटीसी का बैलेंस उसको ट्रांसफर करूंगा? देखो इस फॉर्मूला को अगर आप लगाओगे तो आपका आएगा 4 लाख रुपीस। 4 लाख का मुझे आईटीसी देना है। अब ये 4 लाख मुझे सीजी देना है, एसजी देना है, आईजी देना है, वो मेरे ऊपर है, ट्रांसफरर की लिबर्टी है, वो चाहे जैसे दे दे। मतलब मेरे पास सीजी का 3 लाख का बैलेंस है, तो 4 लाख में 3 लाख सीजी दे दूंगा, 1 लाख एसजी आईजी दे दूंगा, या थोड़ा एसजी थोड़ा आईजी और बाकी का सीजी दे दूंगा। मतलब मेरी जैसे मर्जी में वैसे दे दूं, सब्जेक्ट टू जिस क्रेडिट को आप दे रहे हो उसका बैलेंस उतना होना पड़ेगा। सर समझ आ गया? या तो 3 लाख इसमें से दे दो, 1 लाख इसमें से दे दो, या 3 लाख एसजी का दे दो, 1 लाख सीजी का दे दो, और भाई आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ट्रांसफरर की लिबर्टी है। सर समझ आ गया, इसमें कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार सेक्शन 18 का पॉइंट नंबर सी और डी को देखें। सर देखने की जरूरत नहीं, हमको याद है, हम कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाते हैं, या फिर एक और केस था डी वाला, वहां था कि हमारी एग्जिम सप्लाई टैक्सेबल बन गई, उन केसेस में हम आईटीसी ले लेते हैं। अब आप लॉजिक लगा के बताना, वो दोनों ही केस को अगर हम उल्टा कर दें, मतलब रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हो या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जिम बन गई, तो आप बताइए पहले आपने आईटीसी लिया था, तो अभी आप उल्टा करोगे सिचुएशन, तो आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट को आईटीसी पे बैक करना होगा। यस, वही सिचुएशन समझा रहा हूं, समझिएगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम, मतलब रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, या फिर वही रजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई जो वो सप्लाई कर रहा था वो अब एग्जेम्प्ट हो गई है, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन अब कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है या उसकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट बन गई है। ऐसे केस में लॉ कहता है उसके पास जो भी स्टॉक है उसका आईटीसी पे करना होगा। आइए वो समझाता हूं क्या क्या स्टॉक, इनपुट का स्टॉक का भी आईटीसी देना, और अगर उसके पास कैपिटल गुड्स भी पड़े हुए हैं तो उसका भी आईटीसी गवर्नमेंट को पे करना है। कैलकुलेशंस कैसे होंगे बताता हूं। इनपुट के केस में एकदम सिंपल है, आपने जो भी इनपुट पे आईटीसी पहले लिया था बस वो रिवर्स कर दो, उसको कैलकुलेट करना एकदम सिंपल। अगर आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल है तो एक एक इनवॉइस से चेक करो और देखो कौन सा इनपुट आपका पड़ा हुआ है, बस उसका जीएसटी कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो, जो आईटीसी टोटल आएगा उतना रिवर्स कर दो। सर अगर उसका इनवॉइसेस वगैरह अगर ठीक से रखा हुआ नहीं है तो क्या करें? तो फिर उसका उस वक्त जो मार्केट वैल्यू था उस बेसिस पे आप जीएसटी रेट लगाकर कैलकुलेशन करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे। बट यस मैं इतना बताता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, कम है। आगे बढ़ता हूं, कैपिटल गुड्स पे हम कितना आईटीसी रिवर्स करेंगे? यस यहां एग्जाम में कैलकुलेशन आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट। पहले तो लॉ कहता आप ये मान लो आपके कैपिटल गुड्स की लाइफ है 60 मंथ की। ओके सर मान लिया, तो अब तो हम खुद ही कर लेंगे। सर कैपिटल गुड्स पर जो भी पहले आईटीसी लिया था उस आईटीसी में से हमको पता करना होगा एसेट की कितने लाइफ की मंथ बची है, उसका रिवर्स करेंगे। कहने का मतलब जितने मंथ की लाइफ यूज हुई वो तो टैक्सेबल पर्पस या रेगुलर स्कीम में यूज हुई, तो इसका मतलब यह जो मंथ की लाइफ बची है उस वक्त हम जीएसटी नहीं दे रहे, उसका रिवर्स करेंगे। देखो एग्जांपल देता हूं, कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपका कैपिटल गुड्स पे आपने आईटीसी लिया था 1,20,000 का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एसेट को यूज किया 19.5 मंथ्स,
तो हम इसको कितना मान सकते हैं? 20 मंथ मानेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ यूज को भी फुल मंथ यूज मानना है। तो सर हमने 20 मंथ की लाइफ यूज कर ली आउट ऑफ 60 मंथ की लाइफ। तो आप बताइए मैं 60 माइनस 20 करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर, क्योंकि 40 मंथ की लाइफ बची है वो निकल गया, और डिवाइड बाय फिर से 60 कर लो। सर 60 से क्यों डिवाइड करें? अरे बेटा पूरे एसेट की लाइफ तो 60 मंथ है, उसमें से 40 मंथ की लाइफ का हमको वैल्यू निकालना है। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 40, 80,000 आएगा। आपको 80,000 गवर्नमेंट को पे करना है। आई थिंक समझ आ गया। यस सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल गुड्स पे इतना आईटीसी आप रिवर्स कर देना। आगे सुनो क्या लिखा हुआ, आफ्टर मेकिंग द अबव अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट को उतना अमाउंट ऊपर जो कैलकुलेट किया वो पे करने के बाद अगर स्टिल आपका आईटीसी बैलेंस बचा हुआ है तो वो लैप्स हो जाएगा, और ऊपर के कैलकुलेशन करने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी लॉ को चाहिए। बस इतना थियोरेटिकल याद रखने से हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट केस में, ध्यान देना। नेक्स्ट केस कहता है, मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स पर या प्लांट एंड मशीनरी पर पहले आईटीसी लिया था, और आज उस कैपिटल गुड्स को या प्लांट एंड मशीनरी को आप सप्लाई, ट्रांसफर मतलब सेल कर रहे हैं। तब आप बताइए, पहले आपने आईटीसी लिया था कैपिटल गुड्स पर, तो लॉ चाहेगा कैपिटल गुड्स को बिजनेस में यूज करते रहो, लेकिन अगर आपने उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया तो लॉ कहता है जब बेचोगे तो हमको जीएसटी वापस पे करो। बस समझाता हूं। अगर आपने सप्लाई या ट्रांसफर किया अपना कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी को, जिस पर आईटीसी आपने पहले लिया हुआ, ये बात मत भूलना, जिस पर आप पहले आईटीसी ले चुके हैं, तब रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना होगा एक अमाउंट इक्विवेलेंट टू द हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द टू। क्या क्या? पहला वाला तो आप जानते हैं सर, कैपिटल गुड्स को हम जितने में बेचेंगे वो वैल्यू मल्टीप्लाई जीएसटी की रेट। देखो क्या लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में, द टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 15। मतलब नॉर्मली जिस वैल्यू पर बेचेंगे उस पर हम लगा देंगे जीएसटी की रेट। आ जाएगा कितना टैक्स पे करना है, ये तो सर नॉर्मल है। दूसरा केस समझो हायर ऑफ द टू था, तो दूसरा केस कहता है आपने उस कैपिटल गुड्स पे पहले जो आईटीसी लिया था उस टोटल आईटीसी में से माइनस करो 5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट यूज्ड। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने पहले एक कैपिटल गुड्स पे 1 लाख का आईटीसी लिया था, ओके सर, और आपने उस कैपिटल गुड्स को अज्यूम कीजिए 6.5 क्वार्टर यूज किया है। तो बताइए पहले तो हमने कितना क्वार्टर यूज कर लिया? सर 7 मानना है, क्योंकि पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी फुल यूज मानना है, तो 7 क्वार्टर यूज कर लिया। अब आप 7 क्वार्टर मल्टीप्लाई 5% कीजिए, कितना परसेंट आया? 35%। 1 लाख पे 35% लेस कर दो, कितना बचा वैल्यू? 65,000 का। 65,000 आपको रिवर्स करना है, या फिर जितने में बेचा मल्टीप्लाई जीएसटी की रेट, ये अमाउंट निकालो, दोनों में से जो हायर आएगा उतना आपको पे करना है गवर्नमेंट को। चलो लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स पर पहले कभी आईटीसी लिया और उस कैपिटल गुड्स को अगर आप सप्लाई करेंगे, तब लॉ कहता है हायर ऑफ द टू में से एक अमाउंट आपको, हायर ऑफ द टू जो अमाउंट आएगा उतना आपको रिवर्स करना है या गवर्नमेंट को पे करना है। कैसे निकलेगा हायर ऑफ द टू? देखो, पहला जितने अमाउंट पर आपने ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई जीएसटी की रेट, एक वैल्यू आ गई जीएसटी की, दूसरी वैल्यू निकालनी है जीएसटी की। सर हमने पहले जो आईटीसी लिया था वो आईटीसी अमाउंट माइनस 5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट यूज, तो जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट वैल्यू रिड्यूस कर लेंगे टोटल आईटीसी में से, जो बचा हुआ वैल्यू है वो आईटीसी का वैल्यू, दोनों में से जो हायर होगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब आगे ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, 5 टाइप के कैपिटल गुड्स अगर आप स्क्रैप की तरह बेचेंगे, तब लॉ कहता है हायर ऑफ द टू पर जीएसटी पे नहीं करना है, डायरेक्ट जो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी आएगा वही पे करना। मतलब ऊपर जो सेकंड नंबर कैलकुलेशन की थी बस वही करनी है आपको। क्या क्या आइटम्स पे? रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स। अब आप पहले तो ये कहेंगे सर हमको पांचों आइटम का नाम ही याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे एग्जाम में? मैं याद कराता हूं, एक शॉर्टकट है, मोदी जी तो फिक्स, बस हो गया, इसी से आपको याद हो जाएगा। मो से मोल्ड्स, डी से डाइज, जे आई से जिग्स, टो से टूल्स, फिक्स से फिक्सचर्स। मोदी जी तो फिक्स जैसे 5 कैपिटल गुड्स से जो आप स्क्रैप की तरह अगर बेचोगे, ये बात भूलना मत, आप एज स्क्रैप बेच रहे हो, स्क्रैप की तरह अगर बेचोगे तब लॉ कहता है उन आइटम्स पर आपको सिर्फ जितने पे बेचा है उस पे जीएसटी की रेट लगाकर जीएसटी पे करना है, हायर ऑफ द टू कैलकुलेट नहीं करना है। और लास्ट नोट कहता है जो अमाउंट आप सेक्शन 18 में डिटरमाइन कर रहे हैं, जगह जगह क्रेडिट लेना या रिवर्स करना या पे करना, वो सब आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी का अलग अलग कैलकुलेशंस कर लेना। चलिए सर ये समझ आ गया, तो बस सेक्शन 18 इतना ही है। फटाफट अगर आप चाहो तो एक सेल्फ रिवीजन जरूर कर लेना। हम अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन 19, रीड विद एप्लीकेबल रूल्स। ये प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है? आईटीसी लेने के रिगार्डिंग है। जॉब वर्क को अगर हमने इनपुट और कैपिटल गुड्स भिजवाए तो सर कैसे भिजवाते हैं, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल को अगर फिनिश गुड्स बनवाना है तो जॉब वर्कर से बनवा सकता है वो, यस सर, तो वो अपने इनपुट्स, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भिजवाएगा, जॉब वर्कर उससे फिनिश गुड्स बनाकर प्रिंसिपल को दे देगा।
लॉ कहता है यहां पर इनपुट कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल मतलब समझिए जिसका माल बन रहा है, प्रिंसिपल डायरेक्टली इनपुट कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर के प्रीमाइस में भिजवा सकता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर प्रिंसिपल के पास राइट नाउ वो इनपुट कैपिटल गुड्स नहीं है तो वो अपने सप्लायर के थ्रू भी जॉब वर्कर को भिजवा सकता है। दोनों केस में अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो प्रिंसिपल का ही बनेगा, और इनपुट कैपिटल गुड्स भी है तो प्रिंसिपल का ही, चाहे वो प्रिंसिपल खुद के प्रीमाइसेस से जॉब वर्कर को भेजे या अपने सप्लायर के थ्रू जॉब वर्कर को भिजवाए, वो इनपुट कैपिटल गुड्स है प्रिंसिपल का। तो लॉ कहता है इन दोनों केसेस में प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जॉब वर्कर को कभी भी प्रिंसिपल माल भिजवाता है तो उसको चालान के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज देख लो, प्रिंसिपल को आईटीसी मिलेगा, अलाउड है, इनपुट कैपिटल गुड्स पे जो सेंड करेगा वो जॉब वर्कर को, और सेंड करने का तरीका होगा चालान के थ्रू, और आईटीसी तब भी मिलेगा इवन इफ डायरेक्टली जॉब वर्कर को भिजवाओगे सप्लायर से। सर यही आपने पढ़ा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन पे ध्यान देना, वेयर इनपुट कैपिटल गुड्स में अदर देन, ध्यान दो कैपिटल गुड्स में कुछ कैपिटल गुड्स को छोड़कर, अदर देन मोदी जीतो फिक्स मोल्ड्स डाइज टूल्स जिग्स फिक्चर्स, इन आइटम्स को छोड़कर कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स अगर आपने जॉब वर्कर को भिजवाया और वो वापस नहीं आया प्रिंसिपल के पास आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, मतलब उसका काम होने के बाद वो वापस नहीं आया, फिर से एक बार इनपुट कैपिटल गुड्स को आपने पहले जॉब वर्कर के वहां भिजवाया कैपिटल गुड्स में 5 आइटम को छोड़कर, और वो वापस नहीं आया जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से प्रिंसिपल के पास, लॉ कहता है फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, तब मतलब कब तक वापस नहीं आया पहले ये जान लो, विद इन 1 ईयर प्लस 1 ईयर इफ एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर इन केस ऑफ इनपुट, आगे देखना विद इन 3 ईयर प्लस 2 ईयर इफ एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब अगर आप इनपुट जॉब वर्कर को भिजवा रहे हो तो वो इनपुट फिनिश प्रोडक्ट बनकर प्रिंसिपल के पास 1 साल में वापस आना पड़ेगा, और 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है वो, और उसी तरह से कैपिटल गुड्स अगर आपने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भिजवाया तो 3 साल में वो कैपिटल गुड्स वापस प्रिंसिपल के पास आ जाना चाहिए, और अगर कमिश्नर एक्सटेंड करता है तो और 2 साल चलेगा। कैपिटल गुड्स में 5 आइटम के लिए ये कंडीशन नहीं है, मोदी जी तो फिक्स। ओके सर, यहां तक समझा। अब ये जो 1 साल और 3 साल पीरियड है ये हम काउंट किस दिन से करेंगे? सर जिस दिन जॉब वर्कर को वो माल मिला या जिस दिन हमने उनको भेजा। देखो क्या है, अगर हम भेज रहे हैं तो डेट ऑफ सेंडिंग, और अगर सप्लायर से जॉब वर्कर को मिला तो फिर डेट ऑफ रिसीट बाय द जॉब वर्कर फ्रॉम द सप्लायर। इस दिन से आपको 1 साल और 3 साल का काउंटिंग स्टार्ट करना है। सर ये तो लॉजिकल है, इसमें तो दम नहीं है। हाँ, अब सवाल एक बचता है कि सर अगर जॉब वर्कर को 1 साल, जॉब वर्कर 1 साल या 3 साल में प्रिंसिपल को गुड्स वापस नहीं भेजा, मतलब प्रिंसिपल के पास वो गुड्स वापस रिसीव नहीं हुए, कौन से गुड्स? इनपुट 1 साल में, कैपिटल गुड्स 3 साल में। मैं बार बार टाइम लिमिट इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपको याद हो जाए, प्लीज फोकस करना। तो क्या होगा, लॉ बोलता है हम डीम्ड मान लेंगे, लॉ बोलता है हम डीम्ड मान लेंगे कि आपके इनपुट और कैपिटल गुड्स आपने सप्लाई कर दिए थे, हैड बीन सप्लाइड, आपने सप्लाई कर दिए थे। कब सप्लाई कर दिए थे? ध्यान दो, कौन किया सप्लाई वो देख लो पहले। प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर माना जाएगा, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को वो इनपुट और कैपिटल गुड्स बेच दिए थे ऑन द डे व्हेन द सेड इनपुट कैपिटल गुड्स वेर सेंट आउट, जिस दिन वो भेजे गए थे उस दिन ही बेच दिए गए थे। एंड अब लॉ बोलता है हम आपसे टैक्स विद इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इनपुट भेजा और वो इनपुट 1 साल में वापस नहीं आया, इस 1 साल कब से देखना आपको पता है, तब लॉ मानेगा कि 1 साल पहले जब आपने भेजा था इनपुट कैपिटल गुड जॉब वर्कर को, उसी दिन वो सप्लाई हो गया था, और उस पर आपको उस दिन के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स देना है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से लगेगा? जिस दिन भेजा था उस दिन से लेकर जब तक गवर्नमेंट को आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते तब तक इंटरेस्ट लगेगा। और एग्जैक्टली सेम ऐसे ही कैपिटल गुड्स का भी देख लेना, कैपिटल गुड्स अदर देन मोदी जी तो फिक्स, उसके अलावा कोई भी कैपिटल गुड्स है, और अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा तो जिस दिन भेजा या फिर जिस दिन सप्लायर से जॉब वर्कर ने रिसीव किया वहां से 3 साल में, और 2 साल अगर एक्सटेंड होता तो उतने टाइम पीरियड में अगर वापस नहीं आता है तो लॉ बोलता है जिस दिन जॉब वर्कर को भेजा गया था उसी दिन वो सप्लाई हम मान लेंगे, और फिर टैक्स का पेमेंट विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। ओके सर, इतना ही सिंपल है। यस, आगे बढ़ते। फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स बाय प्रिंसिपल विद रेस्पेक्ट टू चालान इश्यूड। अब आप बताइए, जॉब वर्कर को प्रिंसिपल कभी भी माल भेजता है तो चालान के थ्रू भेजता है, उस चालान की डिटेल्स प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को बताए पोर्टल पर। कैसे, कब तक, क्या, आओ बताता हूं। अगर प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा तब अलग प्रोविजन है, 5 करोड़ तक का है तब अलग प्रोविजन है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तब चालान की डिटेल्स प्रिंसिपल को फर्निश करनी है। ध्यान देना, प्रिंसिपल को फर्निश करनी है ये, तो चालान की डिटेल प्रिंसिपल को फर्निश करनी है। हाफ ईयरली, अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो हाफ ईयरली चालान की डिटेल फर्निश करनी है। सर हाफ ईयरली कब तक करनी है? बट देखो, साल में 2 ही हाफ ईयर हो सकते हैं, तो दोनों हाफ ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 25 तारीख। अब देख लेना, पहला हाफ ईयर का होगा 25 अक्टूबर, नेक्स्ट हाफ ईयर का होगा 25 अप्रैल।
लॉजिक लगा लो सर। फर्स्ट हाफ ईयर अप्रैल से लेकर सितंबर होता है, तो सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक फर्निश करनी है डिटेल। और सेकंड हाफ ईयर अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, तो मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ आता है अप्रैल, 25 अप्रैल तक हमको चालान की डिटेल फर्निश करनी है। अब अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तब जॉब वर्क रिलेटेड चालान की डिटेल कब तक फर्निश करनी है? एनुअली, साल में एक बार। ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 25 तारीख, मतलब ईयर एंड होगा मार्च में, नेक्स्ट मंथ आएगा अप्रैल, 25 अप्रैल। देखिए ये लिखा हुआ, यही है चालान की डिटेल फर्निश करना बाय प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जॉब वर्क प्रोसीजर। फोकस रखना। सेक्शन 143 ये कहता है इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ जॉब वर्क। मतलब प्रिंसिपल जॉब वर्क के लिए कोई भी माल भेजेगा तो उसमें जितने भी माल गए हैं आए हैं उन सबकी डिटेल प्रिंसिपल को मेंटेन करनी है। ओके सर, मतलब प्रिंसिपल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्रिंसिपल कैन सप्लाई द कंप्लीटेड गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर। लॉ ने एक परमिशन दे दी, अगर मेरा माल जॉब वर्कर फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है और जॉब वर्कर ने जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनाया, अगर मैं चाहूं तो जॉब वर्कर के प्रीमाइस से डायरेक्टली मेरे रिसिपिएंट या कस्टमर को मैं भिजवा सकता हूं। लॉ ने ये परमिशन दे दी, एज इफ कि मेरा माल मैं बेकार में जॉब वर्कर से अपने प्रीमाइसेस में मंगवाऊंगा और फिर कस्टमर को भेजूंगा, दूर पड़ेगा। मैं चाहूं तो डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से मेरे कस्टमर प्रीमाइसेस तक भेज सकता हूं। लॉ ने परमिशन दिया, बट आगे देखना क्या, प्रिंसिपल की सारी जिम्मेदारी होगी इनवॉइस बनाने की, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह डिटरमाइन करने की। सर ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो माल किसका है? प्रिंसिपल का है। और माल बिक्री कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। सिर्फ जॉबर के प्रीमाइसेस से भेजा जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इनवॉइस प्रिंसिपल ही रेज करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब कुछ प्रिंसिपल को ही चेक करना है। ओके सर, यहां तक तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, वो देख लो क्या है। प्रिंसिपल शैल डिक्लेयर द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी प्रिंसिपल को जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से माल कस्टमर को भेजना है, सेल करना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा इन रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन लोगे उसमें जॉब वर्क के प्रीमाइसेस के बारे में उस रजिस्ट्रेशन लेते वक्त पर्टिकुलर्स दोगे कि ये एक जॉब वर्कर है जिसके वहां से भी मेरा माल सेल होता है डायरेक्टली कस्टमर को। इस तरह का डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन लेते वक्त फर्निश करना होगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, कब जरूरत नहीं है, ये देखो लिखा है, हाउएवर सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। दो केसेस में, नंबर ए जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तब जरूरत नहीं है, और नंबर बी प्रिंसिपल अगर नोटिफाइड गुड्स सप्लाई कर रहा है तब। आपको नोटिफाइड गुड्स का कोई लिस्ट सिलेबस में है नहीं तो जानने की जरूरत भी नहीं। सर इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी प्रिंसिपल को जॉबर के प्रीमाइसेस से सप्लाई करनी है तो वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल को, ध्यान से सुना, उसके लिए प्रिंसिपल को जॉबर की प्रीमाइसेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा रजिस्ट्रेशन लेते वक्त। इसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन कब इसकी जरूरत नहीं है, मतलब जॉबर के प्रीमाइसेस को कब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, दो केसेस में। फर्स्ट केस जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है, सेकंड केस प्रिंसिपल नोटिफाइड गुड सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से। हो गया, आगे देखना, where the goods are sent from one job worker to another job worker। तो आपको भी पता, अगर गुड्स को एक जॉब वर्कर से दूसरे को भी भेजना है तो चालान चाहिएगा। पहली बात चालान चाहिएगा, चालान कौन बनाएगा? सर ये एज सिंपल एज दैट है, जो जॉब वर्कर 1 है वो जॉब वर्कर 2 को अगर प्रिंसिपल का माल भेज रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो जॉब वर्कर 1 अपना चालान बनाकर भेजेगा। या फिर जॉब वर्कर 1 अगर अपना चालान नहीं बनाना चाहता, तो प्रिंसिपल ने उसको चालान दिया था उसी को एंडोर्समेंट करके जॉब वर्कर 2 को भेज सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट मेक श्योर करना, प्रिंसिपल ने अगर एक चालान में 100 पीसेस भेजे हैं जॉब वर्कर 1 को, तो जॉब वर्कर 1 को जॉब वर्कर 2 को अगर वही चालान को एंडोर्समेंट करके जॉब वर्कर 2 को माल भेजना है तो वो पूरे 100 पीसेस भेजने पड़ेंगे, पार्ट पार्ट में नहीं चलेगा। अगर पार्ट में भेजना है तो फिर जॉब वर्कर 1 को अपना चालान बना के ही भेजना पड़ेगा। एक बार और क्लियर कराऊं, जॉब वर्कर 1 को जॉब वर्कर 2 को अगर प्रिंसिपल का माल को भेजना है तो जॉब वर्कर 1 को अपना चालान बनाकर भी भेज सकता है, या प्रिंसिपल से जो चालान है उसी में एंडोर्समेंट करके भेजा जा सकता है। बट प्रिंसिपल वाला चालान में एंडोर्समेंट तब अलाउड नहीं है जब एक चालान में प्रिंसिपल की जितना गुड्स है वो पूरा गुड्स अगर आप जॉब वर्कर 2 को नहीं भेज रहे हैं, तो तब जॉब वर्कर 1 को अपना ही चालान बनाकर भेजना पड़ेगा। देख लीजिए इसको, ये इतना ही है। अब बात करते हैं वेस्ट क्लियरिंग प्रोविजंस का। इसका मतलब क्या सर, जॉब वर्कर के वहां अगर माल बनेगा तो वेस्ट भी जनरेट होगा। वो वेस्ट का क्या करना है, वेस्ट को बेचा जा सकता है, लॉ परमिशन दे रहा है। सर जॉब वर्कर बेचेगा या प्रिंसिपल बेचेगा, लॉ कहता है अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर बेच सकता है, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल बेच सकता है। ये एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। सर फिर से एक बार, वेस्ट क्लियरिंग प्रोविजंस क्या है, अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे वेस्ट जनरेट होता है तो उस वेस्ट जनरेट को सप्लाई जॉब वर्कर भी कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो, नहीं तो प्रिंसिपल सप्लाई कर देगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज। आई थिंक अब आप समझ गए ये क्या है। ये हम प्रिंसिपल के गुड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं अब,
मैं प्रिंसिपल हूं, आप जॉब वर्कर है, मैंने आपसे कुछ गुड्स मंगवाए, हम उस गुड्स की बात नहीं करेंगे, आपने मुझे एक सप्लाई दी है जॉब वर्क सर्विसेज की, हम उसकी बात करें। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे जॉब वर्क सर्विसेज देंगे और अगर आप जीएसटी में लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो बताइए आप एज जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन लेंगे कि नहीं? बोले आप क्या कहेंगे? यस सर, हम एज जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तब आप जो मुझसे जॉब वर्क चार्जेस लोगे उस पर जीएसटी वगैरह चार्ज करने की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है, वो आपकी है, क्योंकि आप एक जॉब वर्कर हो जो खुद रजिस्टर्ड हो, और आपके जॉब वर्क चार्जेस अगर आप मुझसे लोगे तो आपको ऑब्वियसली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, मुझसे जॉब वर्क का चार्ज पर जीएसटी कलेक्ट करना है, ये सब जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हम यहां पर प्रिंसिपल के गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जॉब वर्क सर्विस की बात कर रहे हैं। सर ये तो लॉजिकल है, समझ गया, जैसे आप कोचिंग सर्विस देते हैं वैसे ही आप मुझे जॉब वर्क सर्विस दे रहे हो, ऐसा समझ लो, हो गया। तो देखो क्या लिखा है, द जॉब वर्कर एज ए सप्लायर ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज, ध्यान देना इस वर्ड पे, इज लायबल टू पे जीएसटी इफ इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की जिम्मेदारी होगी इनवॉइस रेज करना, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखना, अगर वो सप्लाई खुद से कर रहा है तो मतलब जॉब वर्क सर्विसेज की वो सप्लाई कर रहा है तो दैट्स इट, यही है पूरा जॉब वर्क रिलेटेड प्रोविजंस। आप हो सके तो एक बार रिवाइज कर लीजिए और आगे बढ़िए। अब लेते हैं सेक्शन 20, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान से समझना, आईटीसी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहा है। कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो इनपुट सर्विस रिसीव की है उसका। सर इनपुट सर्विस रिसीव का मतलब होता है जो सप्लायर से हमने सप्लाई लिया है वो सिर्फ सर्विस वाली सप्लाई की बात कर रहा है, इनपुट या कैपिटल गुड्स की नहीं। यस, तो इनपुट सर्विस की सप्लाई हमने ली है सप्लायर से, उसके अंदर जो जीएसटी चार्ज हो उस क्रेडिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट? आईएसडी। आपका एक सवाल, क्यों करेगा डिस्ट्रीब्यूट और किस सिचुएशन में किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट? आओ समझाता हूं। मान लीजिए मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरा मुंबई में एक हेड ऑफिस है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो भी, मेरे 4 और यूनिट है, एक पुणे में, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में, एक अहमदाबाद में, और चारों भी जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, मतलब टोटल 5 हो गए मेरे टोटल जो यूनिट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए मैं इनपुट सर्विस रिसीव करूंगा, किससे रिसीव करोगे सर? आप ही से लूंगा ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो चलिए आप मुझे ऑडिटिंग सर्विस देंगे। मान लीजिए आप सीए बन गए और आप मुझे ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है सर, इसमें जो आपने जीएसटी चार्ज किया मुझसे उसका मैं आईटीसी लेना चाहूंगा, और आपने क्या किया, ऑडिटिंग सर्विस को सब में दिया है, मतलब मेरे मुंबई के हेड ऑफिस में भी ऑडिटिंग सर्विस दी और चारों यूनिट में भी ऑडिटिंग सर्विस दी, बट आपने जो इनवॉइस रेज किया वो सिर्फ हेड ऑफिस के नाम पे इनवॉइस दे दिया। आपने जो जीएसटी का इनवॉइस बनाया वो हेड ऑफिस के नाम पे बना दिया, मतलब मेरा मुंबई का हेड ऑफिस के नाम पे आपने बिल भेज दिया। अभी उस बिल में जो जीएसटी का क्रेडिट है वो मैं अकेला क्यों लूं जब सप्लाई सबने ली है? और एक और रीजन है, मेरा हेड ऑफिस में तो ज्यादा आउटपुट टैक्स पेबल ही नहीं होता, तो उस क्रेडिट को मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लॉ कहता है हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं, आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो और बिल इसके अगेंस्ट रिसीव कर लो, मतलब जो भी ऑडिटर बिल बना रहा है उसको इसका जीएसटी नंबर दे दो, ठीक है सर। अब जो जीएसटी का क्रेडिट है वो मैं 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं आईएसडी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, बस यही कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। अब बात आती है सर क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। देखो ध्यान से सुनना, इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड, आपसे जो ऑडिटिंग सर्विस मिली वो रिसीव हो रही है, नंबर ए, ओनली इन 1 यूनिट से यूनिट 3, मतलब आपने जो मुझे ऑडिटिंग सर्विस दी वो सिर्फ मेरे यूनिट 3 को मिली है, तो आप बताइए उसके अंदर जो जीएसटी आपने चार्ज किया उसका आईटीसी में किसको दूंगा? सिर्फ यूनिट 3 को दूंगा। सिमिलरली आपने मुझे जो ऑडिटिंग सर्विस दी वो मेरे कुछ यूनिट को रिसीव हुई बट नॉट ऑल, एग्जांपल के तौर पे यूनिट 1 एंड 2 ओनली, तब मैं क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट यूनिट 1 एंड 2 को ही करूंगा। और लास्ट केस, अगर आपने मुझे ऑडिटिंग सर्विस मेरे सारे यूनिट में दी है तो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे सारे यूनिट में होगा। सर ये बात तो समझ गए कि क्रेडिट को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट सवाल अभी भी एक बाकी है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्या होगा? इस केस में या इस केस में किस रेशियो में क्रेडिट को आपको बांटना है, तीनों यूनिट में या दोनों यूनिट में? आइए वो समझाता हूं, दिमाग लगा के खुद सोचो। मान लेते हैं एक एक करके केस ले लेते हैं, चलो पहले लेते हैं केस बी। आपने जो सर्विस दी मुझे ऑडिटिंग की वो सिर्फ मेरे यूनिट 1 एंड 2 में मिली, तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट भी इन 2 में होगा, तो फिर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एकदम सिंपल लॉजिक, आईटीसी अमाउंट मल्टीप्लाई, जिस यूनिट को हम क्रेडिट देंगे पहले उसका टर्नओवर ऊपर लिखेंगे। मान लो पहले यूनिट 1 का निकाल रहे हैं तो यूनिट 1 का टर्नओवर ऊपर डिवाइडेड बाय यूनिट 1 और 2 का कंबाइंड टर्नओवर नीचे, रेशियो मिल गया, मतलब टर्नओवर रेशियो पे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, एज सिंपल एज दैट। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये टर्नओवर आपको कब का लेना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेना है ऊपर भी, और टोटल टर्नओवर भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही नीचे लेना है। ओके सर, समझ गया। इन सिंपल वर्ड, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक लाइन में आंसर इतना ही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये भी आपको जवाब मिल जाएगा। एज लॉन्ग एज पॉसिबल का ये रहा जवाब, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा।
अगर किसी भी यूनिट का पिछले साल का टर्नओवर का डिटेल अगर अवेलेबल ही नहीं है, तब लॉ कहता है प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर के बेसिस पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट मत करना, लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर रेशियो पर आप क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सर समझ आ गया? वैसा इस बात में इतना कोई लफड़ा नहीं। चलो अब एक और केस ले लेते, केस 3। अगर आपने मुझे इनपुट सर्विस मेरे सारे यूनिट में दी है तो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों में होगा, लेकिन किस रेशियो में होगा? अगेन एग्जांपल लेते हैं। सर आईटीसी अमाउंट मल्टीप्लाई, मान लीजिए यूनिट 1 को अगर हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो यूनिट 1 का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर ऊपर, प्रोवाइडेड यूनिट 1 2 3 तीनों का प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर डिटेल हमारे पास है। अगर किसी भी यूनिट का हमारे पास टर्नओवर डिटेल नहीं होता तो हम लास्ट क्वार्टर का फिर यूनिट 1 का टर्नओवर ऊपर लिखते। सर लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। सर तीनों यूनिट का टोटल क्यों लिया? भाई तीनों यूनिट में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तीनों का ही टोटल लूंगा नीचे, बस ऐसे ही करना है। ये फॉर्मूला बन गया। आईटीसी अमाउंट मल्टीप्लाई टर्नओवर ऑफ एलिजिबल रिसिपिएंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जिसको क्रेडिट जा रहा है उसका टर्नओवर ऊपर, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल एलिजिबल रिसिपिएंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब अगर क्रेडिट जिसको जा रहा है उसका टर्नओवर ऊपर लिख दिया और जितनों को जा रहा है क्रेडिट कोई पर्टिकुलर डिवाइड बाय उन सबका टर्नओवर का टोटल नीचे लिख दिया, बस एज सिंपल एज दैट। तो अब आप एक लाइन लर्न कर लीजिए। सर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला एक लाइन से बन जाएगा, पिछले साल का टर्नओवर रेशियो पे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉर्मली, लेकिन अगर सारे यूनिट का पिछले साल का टर्नओवर डिटेल अवेलेबल नहीं है तो लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर रेशियो पर हमको क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब सवाल है क्रेडिट का अमाउंट तो निकल गया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? मतलब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कैसे? आइए बताता हूं। नंबर ए, आईजीएसटी क्रेडिट को तो आईजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब आपने मुझे ऑडिटिंग सर्विस दी और मान लो आपने बिल में मुझसे आईजीएसटी चार्ज किया, आप दूसरे स्टेट में हो मैं अलग स्टेट में हो, तो आप तो आईजीएसटी चार्ज करेंगे, और वो आईजीएसटी का क्रेडिट को अगर मुझे अपने सारे यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लॉ कहता है आईजीएसटी का क्रेडिट को आईजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर ये तो एकदम सिंपल है। प्रॉब्लम अब आएगी, ध्यान देना। अगर आपने मुझसे इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर लिया तो मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? सवाल ये देखो क्या लिखता है लॉ, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी या यूजीएसटी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? इफ रिसिपिएंट्स स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड आईएसडी स्टेट आर सेम, तब तो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कैटेगरी ऑफ टैक्स में होगा, मतलब सीजीएसटी सीजीएसटी की तरह, एसजीएसटी एसजीएसटी की तरह। लेकिन अगर रिसिपिएंट आईएसडी का स्टेट अलग है दोनों का, तब आईजीएसटी की तरह क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर एक बार प्रॉपरली हमको समझाए, हमको नहीं समझ आया, मैं बताता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरा हेड ऑफिस क्या है, बताया था ना एग्जांपल वही रहेगा, मुंबई में मेरा हेड ऑफिस। आपने इनवॉइस मुझे, आप भी लोकल मुंबई से ही हो, ऑडिटिंग सर्विस आप मुझे दे रहे हो और मेरे सारे यूनिट में ऑडिटिंग सर्विस मिली, लेकिन आपने मुझसे बिल में जो चार्ज करोगे वो क्या करोगे? सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई थी आपके लिए, तो आपने मुझसे बिल में क्या चार्ज किया? सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इसका क्रेडिट मुझे जब सारे यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तब ध्यान से सुना, आपको याद होगा मेरा एक ब्रांच पुणे में था और पुणे और मुंबई हेड ऑफिस दोनों सेम स्टेट में है, महाराष्ट्र। इफ यू डोंट नो गूगल कर लेना, बट आई थिंक आप सबको पता है मुंबई एंड पुणे दोनों ही महाराष्ट्र स्टेट में आता है। तब क्या करूंगा मैं? आपने मुझसे बिल में कौन सा जीएसटी चार्ज किया था? सीजीएसटी। तो मैं आईएसडी हेड ऑफिस मुंबई जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने पुणे यूनिट को, मेरे रिसिपिएंट को, तब मैं सीजीएसटी एसजीएसटी को सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मेरे बाकी यूनिट्स या ब्रांचेस महाराष्ट्र में नहीं थे, उसके बाहर थे। देख लीजिए आपको याद हो तो, एक था दिल्ली में, एक था कोलकाता में, एक था अहमदाबाद में। अब उनको अगर मुझे, आपने मुझसे बिल में जो सीजीएसटी एसजी चार्ज किया, मैं दिल्ली में, कोलकाता में और अहमदाबाद में सीजीएसजी को एज सीजीएसजी नहीं भेज सकता क्योंकि तीनों स्टेट अलग है। और आपने मुझसे जो बिल में एसजीएसटी चार्ज किया था वो एसजीएसटी का मतलब है महाराष्ट्र वाला स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी। तो मैं जब उनका क्रेडिट को दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं अपने यूनिट्स को, तो मैं उसको एज सीजीएसजी को एज सीजीएसजी नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेट अलग है। इसलिए लॉ कहता है उसको आपको एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को टोटल कर लो और एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई, बस इतना ही है। एक लास्ट टाइम ये पार्ट फिर भी बोल देता हूं, अगर सप्लायर ने आईएसडी से आईजीएसटी बिल में चार्ज किया तो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट जब आईएसडी अपने रिसिपिएंट यूनिट्स को करेगा तो आईजीएसटी को आईजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सप्लायर ने, मतलब आप लोगों ने मुझे ऑडिटिंग सर्विस दी आईएसडी को, तो आईएसडी, अगर आपने आईएसडी से सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में चार्ज किया है, तब मैं अपने रिसिपिएंट यूनिट्स को जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब मुझे ध्यान देना पड़ेगा, अगर रिसिपिएंट का यूनिट का जो लोकेशन है वो सेम स्टेट है तब तो उसको भी मैं एसजीएसटी सीजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बट अगर स्टेट अलग है तो फिर मैं एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट निकालने के बाद दोनों को टोटल करके एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी।
आई होप आपको इतना समझ आया है। नोट नंबर 1, आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। सर लॉजिकल है, जिस मंथ में आईटीसी आया आपको उसी मंथ का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस जब आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन उस मंथ का। नेक्स्ट, आईटीसी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ रिसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल टू अवेल इट। मतलब आपकी एक ऐसी यूनिट है जहां पर सिर्फ एग्जाम सप्लाई होते हैं, फिर भी आपको आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी करना होगा इवन इफ वो ले ना पाए क्रेडिट का यूज। नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबल आईटीसी एंड एलिजिबल आईटीसी दोनों को आप सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने यूनिट्स को। ओके सर, ताकि उनको क्रेडिट लेने में आसानी हो और छोड़ने में भी आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। आईएसडी ऐसा कोई इनवॉइस नहीं ले सकता जहां पर उसको टैक्स रिवर्स चार्ज में डिस्चार्ज करना है। क्यों सर? क्योंकि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना है, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बना। इसीलिए आईएसडी ऐसा कोई इनवॉइस रिसीव नहीं कर सकता जहां पर रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करना पड़े। समझ गए? इतना तो अच्छी बात है। तो सर ऐसे केस में सप्लायर से क्या सप्लाई ना ले लीजिए, लेकिन हेड ऑफिस जो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन है उसको एक अलग से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और उसका जीएसटी नंबर पे वो ऐसी सर्विस रिसीव कर सकता है जहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्स को गवर्नमेंट को पे किया जा सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। डेबिट नोट में दिमाग मत लगाइए, एक लाइन में जवाब देता हूं। डेबिट नोट जब मिलेगा आपको, आप समझ लेना एक नया इनवॉइस मिला किसी सप्लायर से, और जैसे बाकी इनवॉइस का उस मंथ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ही डेबिट नोट में जो जीएसटी चार्ज किया सप्लायर ने उसका क्रेडिट भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब डेबिट नोट मिलेगा तो आप इसको बोलना डेबिट नोट वर्ड से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए तो एक नया इनवॉइस है, उसका क्रेडिट जैसे मैं बाकी इनवॉइस का डिस्ट्रीब्यूट करता हूं वैसे ही इसका भी करूंगा। तो डेबिट नोट का तो पॉइंट खत्म। मुझे समझाना आपको क्रेडिट नोट और इसमें खेल है, इसको समझना बच्चों का खेल नहीं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझसे ऑडिटिंग सर्विस का चार्ज तय किया था 6 महीना पहले, मान लीजिए 1,20,000 रुपए, और आपने मुझे जीएसटी का बिल भी दे दिया था और 1,20,000 रुपए जो आपने मुझसे जीएसटी चार्ज किया था उसका मैं आईटीसी भी ले चुका हूं। 6 महीने बाद आपने मुझे, और मैंने वो क्रेडिट को मेरे यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था 6 महीना पहले। अब 6 महीने बाद करंट मंथ में क्या हुआ, आपसे मैंने नेगोशिएशंस किया और मैंने 20,000 कम करवा लिए। मतलब आपने मुझे एक क्रेडिट नोट दिया 20,000 का अमाउंट का विद जीएसटी का रिफंड, जो भी 20,000 पे बनता है। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए जो मुझे जीएसटी का भी वैल्यू रिड्यूस हुआ है उसका मैं ऑलरेडी पहले आईटीसी पूरा एक 20 के हिसाब से ले चुका हूं, और अभी वो 20,000 रिड्यूस हुआ तो उस पर जीएसटी भी रिड्यूस हुआ है, वो जीएसटी का भी तो मैं पहले क्रेडिट ले चुका हूं। यस सर, क्रेडिट नोट का मतलब तो यही होता है। तो करंट मंथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जीएसटी को नॉर्मल केसेस में बात करें तो रिवर्स। लेकिन आप बताइए आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट खुद तो लिया ही नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो रिवर्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करेगा या उसके यूनिट्स रिवर्स करेंगे? सर ऑब्वियसली यूनिट से ही रिवर्स करवाना है, बट इस तरह से नहीं। मैं बताता हूं, ध्यान देना। टोटल आईटीसी करंट मंथ में, जिस मंथ में क्रेडिट नोट आया उस मंथ में टोटल आईटीसी जो आप बाकी इनवॉइस का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पहले वो कैलकुलेट कर लो। कर लिया? बाकी इनवॉइस का जो मैं क्रेडिट मेरे यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं उनका जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो अमाउंट निकाल लेता हूं, निकल गया। अब उसमें से क्रेडिट नोट की वजह से जो आईटीसी रिड्यूस करना है मेरे यूनिट्स को वो मैं उसमें से लेस कर दूंगा। मान लीजिए करंट मंथ मेरे यूनिट 1 को मैं 1 लाख का आईटीसी देने वाला हूं, यूनिट 2 को मैं 2 लाख का आईटीसी देने वाला हूं, यूनिट 3 को मैं मान लीजिए 50,000 का आईटीसी देने वाला हूं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। और क्रेडिट नोट की वजह से मुझे तीनों से थोड़ा थोड़ा क्रेडिट को कम करवाना होगा। क्यों कम करवाना है? क्योंकि ध्यान से सुना, क्योंकि पहले हमने पूरा क्रेडिट ले लिया था और करंट मंथ में क्रेडिट नोट आया तो उसके अंदर जो जीएसटी है उसको भी तो रिड्यूस करवाना है, वो करवाता हूं। बट कैसे, आइए बताता हूं। रिडक्शन इन आईटीसी ड्यू टू रिसीट ऑफ क्रेडिट नोट इन द करेंट पीरियड, और किस रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो क्रेडिट नोट का रिडक्शन इन द सेम टर्नओवर रेशियो इन विच, अब ध्यान देना, ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपसे मैंने 6 महीने पहले 1,20,000 का इनवॉइस लिया था और उसके अंदर जो जीएसटी का रेट था वो जिस रेशियो में मैंने उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट किया था सेम वो रेशियो यूज करना है मुझे आज, और क्रेडिट नोट के अंदर जितना मेरा जीएसटी रिड्यूस हुआ वो सारे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसी ओरिजिनल रेशियो में। सर कर दिया। अब इस अमाउंट को यहां से रिड्यूस कर लो। अब मान लेते हैं एक बार के लिए अमाउंट ओरिजिनल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है देख लेते हैं एक बार। पहला यूनिट को जाएगा 70,000, दूसरे यूनिट का जाएगा मान लीजिए 1,20,000 का रिडक्शन, एक बार एग्जांपल है, अमाउंट आर्बिट्रेरी है, और थर्ड यूनिट में मान लीजिए 60,000 रिड्यूस कर लो। अब 1 लाख में से 70,000 जाएगा तो 30,000 बचेगा, मतलब पॉजिटिव अमाउंट बच रहा है 30,000, और 2 लाख में से अगर 1,20,000 जाता तो अगेन 80,000 का पॉजिटिव अमाउंट है। मतलब इतना अभी भी नेट क्रेडिट है जो मैं करंट मंथ में अपने यूनिट 1 यूनिट 2 को दे सकता हूं। यूनिट 3 में ध्यान देना, 50,000 का क्रेडिट मुझे करंट मंथ यूनिट 3 को देना है, लेकिन जो रिवर्सल करवाना उससे 60,000 करवाना है, तो 50,000 से 60,000 का 50,000 तो एडजस्ट कर लो, अभी भी नेगेटिव 10,000 बच रहा है। इसका क्या करना है, बस यही बताना है। बाकी 2 यूनिट में तो 30,000 और 80,000 का क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लेकिन यूनिट 3 की बात करें तो वहां नेगेटिव 10,000 का अमाउंट है। देखो क्या करना है,
अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ यूनिट 3। यूनिट 3 को 10,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना होगा अलग से, ये वाला अमाउंट का। सर आईएसडी नहीं पे करेगा, बेटा आईएसडी टैक्स पे करता ही नहीं है, तो यूनिट 3 करेगा। सिंपल वर्ड में जो नेगेटिव अमाउंट 10,000 का है, आईएसडी क्या करेगा, उसको भेज देगा ये अमाउंट, और यूनिट 3 क्या करेगा, वो 10,000 अमाउंट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपना जो उस मंथ का कैलकुलेट होगा उसमें वो पेमेंट कर देगा। बस इतना ही कंसेप्ट है क्रेडिट नोट का। आगे देखो, आगे का नोट आप सेल्फ पढ़ लेना अगर समझना है तो। सेक्शन 21, ये भी ये इतना समझ लो, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने गलती से या जैसे भी एक्सेस क्रेडिट को अपने यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लॉ कहता है सेक्शन 73 74 जो डिमांड चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसका प्रोविजन लगा दिया जाएगा और अमाउंट डिटरमाइन करके सोकोज नोटिस वगैरह भेज के अमाउंट की रिकवरी की जाएगी। इन शॉर्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ध्यान देना गलती से ज्यादा क्रेडिट किसी को ना जाए, चला गया तो सेक्शन 73 74 में रिकवरी की जाएगी। बस बात खत्म। ये है सेक्शन 21। और इसके साथ ही ऑफिशियली वैसे देखें तो आपका आईटीसी चैप्टर खत्म हो गया। बस आप अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ऑनेस्टी से पढ़िए। चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, और टफ लगे तो बस मैं हूं ना, टेंशन मत लेना।